सब्जेक्ट E206 चैप्टर फर्स्ट डीसी जनरेटर। इस ई लेक्चर में आज हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और सीरीज जनरेटर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेलल ऑपरेशन के एडवांटेज क्या हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। अगर एक ही जनरेटर लोड को सप्लाई कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ जो सर्विस है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी यदि उस जनरेटर में ब्रेकडाउन ऑफ प्राइम मूवर या जनरेटर इटसेल्फ हो गया है। तो ऐसी अवस्था में एंटायर स्टेशन को शट डाउन करना पड़ता है। जबकि पैरेलल ऑपरेशन में यदि एक जनरेटर में खराबी आ जाती है या एक जनरेटर ऑपरेशन में नहीं रहता तो लोड को अन्य पैरेलल ऑपरेशन के जनरेटर द्वारा सप्लाई किया जा सकता है, जिससे अनइंटरप्टेड सर्विस को कंटिन्यू किया जा सकता है। सेकंड है एफिशिएंसी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन का जो लोड है पीक वैल्यू से मिनिमम वैल्यू जो कि लेट नाइट हावर्स में आता है के बीच में लोड जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कोई भी जनरेटर एफिशिएंटली तब ऑपरेट करता है जब वह फुल लोड के आसपास या फुल लोड डिलीवर कर रहा होता है। तो जब लाइट लोड हो तो हम सिंगल स्मॉल यूनिट को यूज़ में ले सकते हैं, जबकि डिमांड बढ़ने पर हम लार्जर जनरेटर को स्मॉलर वन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या अनदर स्मॉलर यूनिट को पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। ऐसा करने पर जो जनरेटर हैं वह अपने फुल लोड के आसपास जो है पावर डिलीवर्ड करेंगे, इससे वो एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। तीसरा है मेंटेनेंस एंड रिपेयर। पैरेलल ऑपरेशन में कई जनरेटर पैरेलल में लगे हुए रहते हैं और किसी भी जनरेटर में पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर और ब्रेकडाउन की स्थिति से बचने के लिए यह गुड प्रैक्टिस रहती है कि जनरेटर्स को केयरफुली और पीरियडिकली इंस्पेक्ट किया जाए। तो यदि एक जनरेटर को मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए हम अलग करेंगे तो लोड की जो सप्लाई है वो शेष जनरेटर द्वारा दी जा सकती है। चौथा है एडिशन ऑफ प्लांट। यदि फ्यूचर में लोड में वृद्धि होती है तो इसको पैरेलल में एक अन्य जनरेटर को लगाकर इसकी पूर्ति की जा सकती है। अब हम देख लेते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो पहली जो कंडीशन है वो है इनकमिंग जनरेटर का वोल्टेज बस बार के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। साथ में ही जनरेटर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो हैं उनको बस बार के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ में क्रमशः जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा सीरियस शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा
कंपाउंड और सीरीज जनरेटर में इक्वलाइजर बार का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा, जो पैरेलल में जनरेटर कनेक्ट हैं उनका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो प्रेफरेबली सेम होना चाहिए, अन्यथा सर्कुलेटिंग करंट प्रवाहित हो सकती है। अब हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जनरेटर प्रथम के जो प्लस और माइनस टर्मिनल हैं वह क्रमशः बस बार के प्लस और माइनस टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जनरेटर 2 के प्लस और माइनस टर्मिनल को क्रमशः जनरेटर को बस बार के टर्मिनल प्लस और माइनस से जोड़ दिया जाता है। जनरेटर 2 को हमें ऑलरेडी जो कनेक्टेड जनरेटर G1 है उसके पैरेलल में लगाना है। यहाँ पर जनरेटर G1 अभी लोड को सप्लाई कर रहा है और जनरेटर 2 को हमें जनरेटर 1 के पैरेलल में लगाना है। तो इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। सबसे पहले जनरेटर G2 को रेटेड स्पीड पर लाया जाएगा। जब जनरेटर G2 अपनी रेटेड चाल पे आ जाए तो हम स्विच S4 को क्लोज करेंगे। साथ में ही यहाँ पर एक ओपन सर्किट स्विच S2 के पैरेलल में एक वोल्टमीटर के माध्यम से जनरेटर 2 का आर्मेचर टर्मिनल जो है वो प्लस या पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बस बार के साथ में जुड़ा हुआ दिखाया गया है। जनरेटर 2 की फील्ड एक्साइटेशन में इस तरह से वृद्धि करते हैं ताकि जो वोल्टमीटर की रीडिंग है वह 0 प्रदर्शित करे। इस अवस्था में जनरेटर का जो वोल्टेज है या जो जनरेटर का ईएमएफ है वो बस बार के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आ जाएगा। इस अवस्था में हम स्विच S2 को क्लोज कर देंगे। इस अवस्था को हम फ्लोटिंग कहेंगे क्योंकि जो जनरेटर G2 है वो बस बार पे फ्लोट कर रहा है। इस अवस्था में जनरेटर G2 बस बार से तो कनेक्टेड है लेकिन अभी लोड को शेयर नहीं कर रहा। यदि जनरेटर G2 को हमें लोड शेयर कराना है तो फील्ड एक्साइटेशन में वृद्धि करके ईएमएफ में वृद्धि की जाएगी ताकि अब यह लोड धारा अपनी I1 E-V/RA के सूत्र द्वारा प्रदान कर सके। साथ में ही टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए जनरेटर 2 की फील्ड को वीक किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि लोड शेयरिंग किस तरह से होगी। तो यहाँ पर 2 शंट जनरेटर हैं उनको पैरेलल में कनेक्टेड दिखाया गया है। दोनों पे जो नो लोड वोल्टेज है या इनके जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बराबर हैं। प्रथम केस में तो जब दोनों के ईएमएफ बराबर हैं तो I1 R1 E-V, I2 R2 E-V, या इन दोनों से हम निकाल सकते हैं I1 R1 I2 R2 या I1/I2 R2/R1 या I is inversely proportional to 1/R। इस तरह से हम लोड शेयरिंग को उस अवस्था में निकाल सकते हैं जब दोनों जनरेटर्स का ईएमएफ बराबर है। अब मान लीजिए दोनों जनरेटर का ईएमएफ बराबर नहीं है। प्रथम जनरेटर का ईएमएफ E1 है, सेकंड जनरेटर का इंड्यूस ईएमएफ वो E2 है। तो इस अवस्था में E1 - V I1 R1
या इससे I1 निकाल लेंगे तो हम आ जाएगा E1 माइनस वी डिवाइड बाई R1। इसी तरह से E2 माइनस वी इज टू I2 R2, या I2 का मान आ जाएगा E2 माइनस वी डिवाइड बाई R2। अब यदि धारा I1 और I2 में हम रेशो निकालेंगे तो इस तरह से आएगा I1 बाई I2 इज टू E1 माइनस वी डिवाइड बाई E2 माइनस वी इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1। अब E1 और E2 हम जानते हैं, इनका मान होता है K1 phi1 N1 और E2 का मान आ जाएगा K2 phi2 N2। तो phi1 N1 और phi2 N2 को नियंत्रित करके हम लोड शेयरिंग चेंज कर सकते हैं। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। यहाँ चित्र प्रथम में इक्वलाइजर बार के माध्यम से जुड़े दो कंपाउंड जनरेटर्स को दिखाया गया है। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इक्वलाइजर बार कनेक्टेड नहीं है। जनरेटर G1 जो है वह धारा I1 और जनरेटर G2 जो है वह धारा I2 शेयर कर रहा है। मान लीजिए किसी वजह से जनरेटर ज़्यादा करंट को शेयर करने लग जाएगा, तो ये जो ज़्यादा करंट है वह इसकी फील्ड वाइंडिंग में बह के इसकी फील्ड को स्ट्रेंथन कर देगी, जिससे इसके द्वारा इंड्यूस EMF E1 का मान अधिक हो जाएगा। इस अवस्था में ये और लोड धारा शेयर करने लगेगा। अब चूँकि टोटल लोड धारा कांस्टेंट है, इसलिए जनरेटर G2 द्वारा शेयर की जा रही धारा I2 का मान कम हो जाएगा, और यह कम धारा जब इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहेगी तो जनरेटर G2 की फील्ड और वीक हो जाएगी। ये क्रम चलता रहेगा। अल्टीमेटली जनरेटर G2 अब मोटर की भांति कार्य करने लगेगा। जिसको यहाँ चित्र सेकंड में दिखाया गया है। मोटरिंग की अवस्था में जनरेटर G2 की सीरीज फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स इस तरह से उत्पन्न होगा कि वह शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करेगा या वीक करेगा, और सर्किट ब्रेकर ऑफ एटलीस्ट वन जनरेटर जो है वो ऑपरेट होकर पैरेलल ऑपरेशन को स्टॉप कर देगा। तो इक्वलाइजर बार की अनुपस्थिति में हम देखते हैं कि जनरेटर 1 एंटायर लोड को शेयर करने लग जाता है, और जनरेटर 2 एज ए मोटर कार्य करने लगता है, और अंत में पैरेलल ऑपरेशन रुक जाता है। अब यदि इक्वलाइजर बार का हम प्रयोग करें और जनरेटर G1 मान लीजिए धारा ज़्यादा शेयर करने लगता है, तो ये धारा का कुछ पार्ट, इस धारा का कुछ पार्ट जनरेटर G2 की सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से भी बहेगा, जिससे उसकी फील्ड स्ट्रेंथन होगी और जनरेटर 1 जो है अब एंटायर लोड नहीं ले सकेगा। इस तरह से यहाँ पर पैरेलल ऑपरेशन इक्वलाइजर बार के माध्यम से किया जाता है। ओवर कंपाउंड और लेवल कंपाउंड जनरेटर को इक्वलाइजर बार के साथ में कनेक्ट किया जाता है।
पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। यहाँ पर दो जनरेटर G1 और G2 दिखाए गए हैं। जनरेटर G1 I1 लोड शेड कर रहा है, जनरेटर G2 I2 लोड शेड कर रहा है, और ये टोटल लोड धारा IL जो जिसका कि मान I1 प्लस I2 = IL होगा। मान लीजिए किसी वजह से जनरेटर G1 ज़्यादा शेयर लोड धारा को करने लगता है और इक्वलाइज़र बार नहीं है, तो जनरेटर G1 की जो फील्ड है E1 वो स्ट्रेंथन होगी, जबकि जनरेटर G2 द्वारा जो लोड शेयर है वो कम हो जाने की वजह से इसकी फील्ड वीक होगी। और अल्टीमेटली प्रभाव ये होगा कि जनरेटर G1 टोटल लोड तो सप्लाई करेगा, साथ में जनरेटर G2 जो कि अब मोटर बन गया उसके लोड को भी सप्लाई करेगा। इस अवस्था से बचने के लिए हम यहाँ पर इक्वलाइज़र बार का प्रयोग करते हैं। यदि जनरेटर G1 द्वारा धारा में वृद्धि होती है तो उसका कुछ पार्ट जनरेटर G2 की फील्ड से भी प्रभावित होगा। इस तरह से जनरेटर G2 भी अपनी फील्ड को स्ट्रेंथन करके लोड सप्लाई को मेंटेन करे रखता है।